हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग लेसन 4 अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वायु या फिर वायुमंडल। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में वायुमंडल लिखा हुआ है, नई एनसीईआरटी जब चेंज हुई उसमें हम लोग देखते हैं उसका नामकरण चेंज करके वायु कर दिया गया है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये वायु क्या है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग महसूस करते हैं वायु को, तो देख तो सकते नहीं, हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर आपके रूम में पंखा चल रहा हो तो आप पंखा जब घूम रहा हो तो उसके कारण आपको महसूस हो रहा है कि कुछ आपको कुछ चीज़ें आपको टच कर रही है, जिसको हम लोग वायु बोल सकते हैं। जैसे बाहर आप घूम रहे हैं तो अचानक से पत्ती हिलती है पेड़ की, तो हम लोग देखते हैं, हम पता चलता है कि वायु चल रही है। ठीक है, तो रंगहीन वायुमंडल में क्या रंगहीन और गंधहीन पदार्थ जो है वो क्या है, वायु है। ठीक, आगे देखें तो वायुमंडल क्या है। तो वायु प्लस मंडल, इसमें दो शब्द मिलके बने हैं, वायु और मंडल। ठीक है, तो वायु मतलब हवा होगी आपकी, ठीक है, और मंडल मतलब आवरण। ठीक है, तो वायु क्या हो गया आपका, वायु का आवरण। ठीक, अगर हम आसपास हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पास एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ जो है, जिसको हम लोग अगर पंखा चले या फिर पेड़ हिले तो महसूस कर सकते हैं कि ठंडक महसूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी है जो है, हमारे पृथ्वी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कई सौ मीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, कई सौ मीटर चौड़ी आवरण है, जो जो क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। वायु वायु की 100 मीटर, कम से कम कई सौ मीटर किलोमीटर की मोटी आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, आगे बात करें दोस्तों, तो ये वायु जो है, उस वायुमंडल जो उसका संगठन किस प्रकार है, वायु में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दोस्तों, आप अभी के ज़माने में, अभी वर्तमान समय की बात करें तो आपके धुलकन वायु में विद्यमान है। धुलकन जो आप देखते हैं, कभी आंधी चलती है तो धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो जो वायु के साथ क्या है, कुछ धूल के कण भी आपके चलते हैं। तो राख के कण हो गए, ये सब चीज़ें इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, गैसेस है। ठीक है, विभिन्न गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपके ये सारे गैसेस सब इसके है, वायु में मिले हुए हैं, घुले मिले हुए हैं। ठीक है, अभी आप देखें तो क्या बोलते हैं, प्रदूषक तत्व सब इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, तो वायु के संगठन की बात करें तो किस प्रकार से इसका संगठन है, तो हम लोग प्रमुख गैसें में देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी गैसें हैं और उसकी मात्रा वायुमंडल में कितना विद्यमान है, अवेलेबल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है 78.08% लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है 20.04%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और नियोन है वो 0.018%, हीलियम है 0.0005%, ओजोन है आपका 0.0006%। ठीक है, और हाइड्रोजन है आपका 0.0005%। ठीक, तो ये जो इंडेक्स है ये याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में जो विद्यमान तत्व है, ऑक्सीजन से जो गैसेस हैं, उसकी मात्रा कितनी है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करें प्रमुख तत्व, प्रमुख गैसेस में नाइट्रोजन। ये हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये कुछ तत्व जो है जो नाइट्रोजन के कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बूंदे बोल सकते हैं, वो हमारे सांस के साथ फेफड़े में आ जाते हैं। पर पेड़ पौधे जो है वो डायरेक्ट इसको ग्रहण नहीं कर पाते। ये खास करके पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए लाभदायक होती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो मिट्टी में जो जीवाणु है, बैक्टीरिया से, ठीक है, उसके मदद से ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे एक्सेप्ट ग्रहण करते हैं। ठीक है, मिट्टी से। ठीक, ऑक्सीजन की बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सांस के रूप में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं और क्या ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न गैसेस का क्या बोलते हैं, संतुलन बना रहता है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोयला यूज कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण जो धुआं ये सब है वो बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। इससे हम लोग देखते हैं उसने ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन हो रहा है, इसके कारण से, असंतुलन के कारण से। ठीक, अब बात करें तो वायुमंडल जो है उसको विभिन्न 5 परतों में बांटा गया है, विभक्त किया गया। वायुमंडल की संरचना को जो है विभिन्न परतों में बांटा गया, जो मुख्य रूप से 5 परत है वो कौन कौन से हैं, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल,
आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल को दोस्तों हम लोग देखते हैं तापमंडल भी बोला जाता है और वायुमंडल भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में कक्षा 6 में हम लोगों ने डिटेल में इसका अध्ययन कर लिया, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कभी कभी एग्जाम में आयन मंडल को वायुमंडल के रूप में भी दिखाया गया है। ठीक है, और इसको कहीं कहीं तापमंडल के बारे में तापमंडल के रूप में भी इसको बताया गया है। ठीक, आगे देखें तो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल क्या है, तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से कितना, पृथ्वी से अधिकतम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर के आसपास है। तो जो 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पे देखा गया है, इसकी ऊंचाई क्या है, 18 किलोमीटर के आसपास है। विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर की बात देखा गया। ठीक है, 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, 8 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई की बात करें क्षोभ मंडल की तो ये 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं विभिन्न मौसमी घटनाएं जो है, बादल बनना हो गया, आपका जो कहते हैं इंद्रधनुष जो बनता है, ये सारी चीजें जो भी मौसम परिवर्तन हम लोग देखते हैं, ये सारी घटनाएं आपके कहाँ पे घटित होती हैं, तो ये वायुमंडल में घटित, क्षोभ मंडल में घटित होती है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल है। ठीक है, सबसे पहला मंडल हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रति 165 मीटर पे 165 मीटर पे 1 डिग्री तापमान घट जाता है। ठीक है, कितना, 165 मीटर पे 1 डिग्री तापमान घटता है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न गैसेस है, ये सारे गैसेस जो है, ये हो गया आपका धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सघन रूप से यहाँ पे विद्यमान है। किस रूप मात्रा में विद्यमान है, सघन रूप से। सबसे ज्यादा मात्राएं आपकी सभी गैसों की मात्रा जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्यमान है। ठीक, क्षोभमंडल के बारे में एक बार और देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर और औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 13 किलोमीटर के आसपास। ठीक, यहाँ पे मौसमी घटनाएं, विभिन्न मौसमी घटनाएं, ठीक है, विभिन्न मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटित होते हैं। वर्षा हो गया, आपके बादल बनना हो गया, आपका इंद्रधनुष जो बनता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहीं पे घटित होती है। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परिवर्तन मंडल। प्रति 165 मीटर पे हम लोग देखते हैं 1 डिग्री का तापमान घटता है और यहाँ पे जो गैसेस हो गया, धूलकण हो गया, आपका जलवाष्प हो गया, ये सारी चीजें सघन मात्रा में, सघन रूप से विद्यमान है। आगे देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो मंडल है वो कौन सा है, समताप मंडल। इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर वो भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला है समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपर विद्यमान है। मतलब 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल है। ठीक, इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर के अधिकतम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तापमान जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तापमान स्थिर और समान रहता है। इसी मंडल में हम लोग देखते हैं ओजोन परत जो ओजोन गैस की पट्टी है वो आपके समताप मंडल में ही विद्यमान है। ठीक, ओजोन परत। अब ओजोन जो है वो क्या, ओजोन गैस क्या करता है, ओजोन मंडल क्या करता है, तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणें भी बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, तो उसको जो है वहाँ पर अवशोषित कर लेता है और अच्छा किरणों को हमें भेजता है, धरती पे भेजता है। अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें अगर बॉडी पे, हमारे स्किन पे पड़े तो हम स्किन कैंसर या फिर और भी तरह की बीमारियाँ, चमड़े की बीमारी हो सकती है, स्किन की बीमारी हो सकती है। तो ओजोन मंडल जो है इसलिए हमारा ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। ठीक है, ओजोन गैस की पट्टी यहीं पे विद्यमान है। मौसमी घटनाएं यहाँ पे जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने देखा क्या, बादल बनना हो गया, आपके बारिश होना, ये सब सारी घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में नहीं होता है। ठीक, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, उसके उड़ान के लिए ये सर्वोत्तम बेस्ट जो मंडल है ये है। ठीक, समताप मंडल आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मध्य मंडल, सेकंड मंडल। इसके बाद कौन सा है, समताप मंडल के जो ऊपर 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल आता है। ठीक, कितना किलोमीटर तक, तो 80 किलोमीटर तक आपका मध्य मंडल आता है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में घटता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक तापमान में कमी होती है। उल्का पिंड इसी परत में जल जाते हैं आके, जो उल्का पिंड है जो धरती की ओर आते हैं वो सारे क्या यहाँ पे जलना प्रारंभ कर जाते हैं, यहाँ पे जलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयन मंडल या फिर ताप मंडल। ठीक, इसकी जो है अन्य अन्य जगहों पे अलग अलग इसकी ऊंचाई के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 7 में जो है इसकी ऊंचाई की बात बताई गई है, तो ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। कितना है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक वायुमंडल या फिर आयन मंडल, इसी को तापमंडल भी बोला जाता है। ठीक, इसको अलग अलग परतों में विभाजन किया गया है।
DeF1 और F2 इस प्रकार करके इसको अलग अलग परतों में विभक्त किया गया है, किसको, आयनमंडलीय वायुमंडल को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो है यह तापमान में तीव्रता के साथ इसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तापमान के साथ तापमान जो है एकदम स्पीड मतलब तीव्र गति से इसमें वृद्धि होती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्युत चुम्बकीय घटनाएं जो घटती हैं। ठीक है, ये यहीं पे आपके घटित होते हैं। ठीक, यहाँ पे रेडियो आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका यूज जो है रेडियो संचार में किया जाता है। रेडियो जो हम लोग देखते हैं क्या जो सूचनाएं हम लोग को प्राप्त होती है, रेडियो जो प्रसारण किया जाता है, ये जो पृथ्वी से रेडियो की तरंग आसमान में भेजा जाता है, फिर वापस यहीं से आपके जो आयनमंडल से टकरा करके वापस रिटर्न होता है। ठीक है, सेटेलाइट्स के कारण जो, ठीक है, जिसके कारण रेडियो का प्रसारण, टीवी का प्रसारण हम लोग जो देखते हैं सारी चीज़ें, न्यूज सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें आयनमंडल के कारण संभव हो पाता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है बहिर्मंडल, जो वायुमंडल की जो 400 किलोमीटर, उसके ऊपर का जो वायुमंडल है आपका 16,000 किलोमीटर के आसपास जो इसकी ऊंचाई मानी जाती है, कितना, 16,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई मानी जाती है अधिकतम ऊंचाई के बारे में। उसके बाद फिर ब्रह्मांड आ जाता है। तो वायुमंडल का जो अधिकतम ऊंचाई 16,000 किलोमीटर है, इस यहाँ पे देखते हैं वायु जो परत है वो पतली हो जाती है। ठीक है, और तापमान में बहुत तीव्रता से यहाँ पे वृद्धि होती है, बहुत अधिक होता है तापमान, जो है तीव्रता से वृद्धि जो है तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और इसी मंडल में हम लोग देखते हैं कि जो वायु की परत है वो पतली हो जाती है, मतलब जो भी गैसेस है वो यहाँ पे मतलब यहाँ तक आते थे, वो इसकी ऊंचाई सघन तक कम हो जाती है। तो सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो गैस यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, अधिकतम जो मात्रा है वो हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा है। ठीक, आगे दोस्तों हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। तो मौसम जो है वो आपके किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में हम लोग देखते हैं प्रतिदिन और दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है। ठीक है, जैसे अभी धूप है, थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं छाँव हो जाता है, या फिर बादल आ जाते हैं, बादल के द्वारा छाँव हो जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। ठीक, ये दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन की घटना है। ठीक है, और जलवायु क्या है, तो जो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विस्तृत भूभाग में, जैसे एक स्टेट बोल सकते हैं, एक कंट्री बोल सकते हैं, या फिर एक महाद्वीप बोल सकते हैं, या फिर जो है, ठीक है, उसके किसी क्षेत्र विशेष में जो विस्तृत भूभाग में, उसमें दीर्घकालिक, ठीक है, 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम 3 साल 30 साल 30 ईयर इसका मिनिमम माना गया है। तो 30 साल की जो स्थिति होती है, जो मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी दशाएं होती है, उसके औसत को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घकाल में किसी स्थान की औसत मौसमी दशाएं उस स्थान का जलवायु कहलाता है। जैसे भारत भारत हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, यह कर्क रेखा इसको बीचों बीच काटते, तो ऊपर कर्क रेखा के उत्तर में जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, और नीचे कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग को हम लोग उष्णकटिबंधीय भाग में बोलते हैं। ठीक, यहाँ की जलवायु तो बोल सकते हैं मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मानसूनी हवा के द्वारा अधिकतम वर्षा होती है। ठीक है, और जो अमेजन के जंगल में हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे विषुवत रेखीय वन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे विषुवत रेखा जो विषुवत वर्षा वर्षा होती है वहाँ पे होती है, विषुवत रेखा वन हम लोग वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह की जलवायु के क्षेत्र के साथ साथ उसमें वनस्पतियाँ वनस्पतियाँ पाई जाती है, और जीव जंतु भी उस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखें आगे देखें, तो मौसम का अध्ययन हम लोग जो है वो मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, और जलवायु का अध्ययन हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मौसम और जलवायु के घटक कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं मौसम के घटक में तापमान हो गया, वायु दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, पवन हो गया, ये सारे आपके क्या है, वायु मौसम और जलवायु के घटक हैं। ठीक, तो उसमें पहला घटक जो है वो तापमान है। तापमान मतलब किसी कोई चीज कितना गर्म है, वो कितना ठंडा है, शीतल है, उसका माप को हम लोग तापमान कहते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पर उस समय वायु का जो है, वायु का ताप एवं शीतलता की प्रबल कितना ज्यादा तापमान, कितना हीट है, और कितना उसका ठंडा है, उस चीज का जो प्रबलता है वो कितना है, उसको माप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। ठीक है, अब तापमान की हम लोग जो है तापमान बढ़ेगा या घटेगा किस प्रकार, तो सूर्य जिसकी रोशनी इफेक्ट करती है तापमान को। ठीक है, सूर्य से जितनी हमको रोशनी प्राप्त होगी, ठीक है, वो चीज़ उतना ज़्यादा हीट होगा वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक, तो तापमान जो है दिन रात और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं दिन में अधिक तापमान, अधिक सूर्य ताप मिल रहा है, तो वहाँ पे उस टाइम पे अधिक क्या बोलते हैं, अधिक तापमान होगा वहाँ पे। अगर दिन भर अगर बादल किया हुआ है, तो बदली किया हुआ है, तो वहाँ पे तापमान कम होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सूर्य ताप जो है, सूर्य ताप क्या है,
सूर्य जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य ताप, ठीक है। सूर्य की रोशनी जो आती है धरती पे, उसका वितरण जो है किस प्रकार है, वो चीज सूर्य तापमान को भी प्रभावित करती है। जैसे सूर्य मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया है दोस्तों कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी 2 बार सीधी चमकती है, एक बार कर्क रेखा पे चमकती है और एक बार मकर रेखा पे चमकती है, ठीक। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य ताप सबसे अधिक प्राप्त होता है पृथ्वी पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे तापमान अधिक होगा। और बाकी बात ध्रुवों के क्षेत्र में हम लोग देते हैं सूर्य ताप 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, तो वहाँ पे तापमान कम होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप का वितरण तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है, सूर्य ताप का वितरण। अब पृथ्वी को सूर्य ताप का जो हम लोग देखते हैं तो लगभग 2 अरबवां भाग, कितना, 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य ताप कितना कौन सा भाग प्राप्त होता है, तो 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वायुदाब। ये क्या है, तो किसी क्षेत्र धरती पे, धरती के किसी भी भूभाग पर, तो वायु का जो भार हमारे ऊपर पड़ रहा है, वायु का प्रति इकाई भार जो है, वायु पर कितना बल लगाया जा रहा है, उसका दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। पृथ्वी सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। इसको मापा किसे जाता है, तो इसके मापने का अंतर जो होता है उसको बैरोमीटर से इसको मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु दाब और तापमान में क्या है, भिन्नता होता है, ठीक है। तापमान और वायु दाब क्या है, उसमें विपरीत संबंध होता है। जैसे अगर यहाँ पे सूर्य ताप अधिक प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो वायु है वो फैलेगी और ऊपर उठेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, भार जो वायु भार है वो वायु दाब क्या होगा, कम होगा। अब कोई क्षेत्र जहाँ पे ठंडा है वहाँ पे क्या होगा, वायु संघनन होगा, और संघनन होगा मतलब वायु वहाँ पे बैठेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, तापमान कम होगा। जब ठंडा का टाइम है तो तापमान कम होगा और वायु दाब क्या होगा, वहाँ पे अधिक होगा, समझ गए, ठीक है। तो वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तापमान में भिन्नता के कारण जो हम लोग देखते हैं, तापमान में जो भिन्नता है उसके कारण 3 निम्न वायु दाब पेटी और 4 उच्च वायु दाब पेटी का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है, ठीक है, वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है उसकी मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। और वायु के गर्म जब होता है, जब वायु गर्म होगी तो उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और वायु जब ठंडी होगी तो उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है। इसको आर्द्रता को मापने का अंतर क्या है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा इसको आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक। तो जलवाष्प की सघनता और ठंडी होकर हम लोग देखते हैं क्या, ये जल की बूंदों के रूप में बन जाते हैं। जैसे हम क्या होता है, जो जल के भंडार जहाँ पे भी है तो वहाँ से क्या होता है, वायु जलवाष्प जल है वो गर्म होकर क्या होता है, धीरे धीरे उस जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है। अब ऊपर उठने के बाद जब वहाँ पे ठंडा धीरे धीरे क्या होता है, उसका जब ऊंचाई के साथ जाता है तो उसमें क्या होता है, ठंड, मतलब ठंडा होने के साथ धीरे धीरे वो ठंड हो जाती है, ठीक, ठंड होती है तो उसके बूंदों के रूप में, पानी की बूंदों की, जल की बूंदों के रूप में ये संग्रहित हो जाती है, ठीक है। और यही जब जल की बूंदें एक साथ कई सारी जल की बूंदें मिल जाती है तो ये बादल का निर्माण करती हैं, और हम लोग देखते हैं जो वर्षा होती है इस जल के रूप में वर्षा होती है, ठीक है। तो इसी कारण से जलवाष्प की संघनन होने के कारण ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है और उसके साथ क्या होता है, जलवाष्प की बूंदों के रूप में बन जाते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, ठीक। हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या, जो हवाई जहाज है, ठीक है, और जेट विमानें जो होती हैं, और जो हम लोग रॉकेट ये सब चीज़ देखते हैं, वायु क्या होता है, वायुमंडल में आकाश में हम लोग जाते हुए देखते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अपने पीछे में क्या होता है, सफेद पट्टी चिन्ह छोड़ते जाता है, सफेद पट्टी छोड़ती जाती है। इसको हम लोग कभी कभी गाँव देहात में हम लोग देखते हैं, उसको काटने का प्रयास किया जाता है, कोई घास आती है तो उसको काट करके बोलते हैं कि उसको काट देंगे। तो इस चीज़ हम लोग गाँव में देखने को मिलता है। तो ये जो सफ़ेद पट्टी होती है वो क्या चीज़ होती है, तो सफ़ेद पट्टी जो है वो जो इंजन होता है उसका, वायु विमान का जो जेट विमान का इंजन होता है, उसके द्वारा जो नमी बाहर निकाले छोड़ा जाता है, नमी, वही नमी संघनित होकर के वो उस पट्टी के रूप में, सफ़ेद पट्टी के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे देखते दोस्तों, तो नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट्स है, नेक्स्ट घटक है वो क्या है, पवन, ठीक है। पवन, इसको विंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो वायु जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वायु क्या होता है, जहाँ वायु और जो तापमान और क्या है, तापमान और वायु दाब में दोनों में क्या है, भिन्नता होती है, ठीक है। तो जहाँ पे तापमान अधिक होगा, मतलब टेम्परेचर होगा क्या, हाई होगा, वहाँ पे क्या होगा, वायु दाब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, वायु दाब
अधिक होगा। ठीक, तो अधिक वायु दाब से क्या होता है, अधिक जहाँ पर वायु दाब है वो वहाँ से कम वायु दाब के क्षेत्र की ओर हवा प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जहाँ टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या होगा, तापमान वायु जो फैलेगी और ये तापमान वायु जो है ऊपर उठेगी। तो दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे तापमान इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या होगी, वहाँ उस जो निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर गति करेगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक, हमेशा एग्जाम में आता रहता है इसके बारे में क्वेश्चन से, तापमान वायु जो किस ओर से किस ओर गति करती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, जो गतिमान वायु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। ठीक है, पवन किसको बोलते हैं, तो गतिमान वायु को पवन बोलते हैं। ठीक, पवन की जो दिशा है उसको वेग से मापा जाता है। वेग से पता चलता है कि पवन की दिशा किस प्रकार है। ठीक है, और पवन की जो गति है उसको एमिनोमीटर से मापा जाता है। किससे, एमिनोमीटर से इसको मापा जाता है पवन की गति को। अब पवन की जो है प्रकार की बात करें तो पवन मुख्यतः 3 प्रकार में इसका विभाजन किया गया। ठीक, एक हो गया आपका अस्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा आपका क्या है, ये स्थानीय पवन है। ठीक है, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, इसका डिवीजन जो है उसको किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अस्थायी पवन मतलब आप बोल सकते हैं स्थिर, मतलब स्थिर नहीं, मतलब एक ही प्रति वर्ष भर जो है एक ही दिशा में गति कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अस्थायी पवन बोलते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में वर्ष भर पवन गति करती है, इसको हम लोग अस्थायी पवन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो व्यापारी पवन हो गया, ठीक, नॉर्थ ईस्ट जो पवन होता है हम लोग देखते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, व्यापारी पवन हो गया, पूर्वी पवन और पश्चिमी पवन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मौसमी पवन। ये पवनें जो है एक खास मौसम में प्रवाहित होती है, फिर खास मौसमी दशाओं में प्रवाहित होती है। ठीक है, ऋतु के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं मानसूनी पवन, क्या ये पहले भारत में ये क्या है, पहले दक्षिण पश्चिम से प्रवाहित होती है और फिर यहाँ पे क्या होता है मध्य भारत की ओर गति करती है, गंगा के मैदान के क्षेत्र में। फिर उसके बाद जब ठंडा का मौसम आता है तो वापस इस क्षेत्र से प्रवाहित होने लगता है, किधर, नॉर्थ उत्तर पूर्व से प्रवाहित होने लगता है आपके दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये मौसम के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी पवन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्थानीय पवन। ये किसी स्थान विशेष में प्रवाहित होती है। जैसे भारत में गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं एक लू नाम से जो पवन गति करती है। इस पवन का जो गर्म पवनें होती हैं, ठीक है, गर्म पवन होती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं समुद्री तट की समय तटवर्ती क्षेत्र में ये स्थलीय समीर और समुद्री समीर प्रवाहित होती है। फिर घाटी जो पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं घाटी समीर और क्या बोलते हैं पर्वतीय समीर, इस तरह से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये किसी खास स्थानीय विशेष में प्रभावित होता है। ठीक है, स्थान की विशेष में प्रभावित होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय पवन बोलते हैं। एग्जाम्पल, स्थलीय समीर, समुद्री समीर, लू, रॉकी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे पवन से, हार्मटन हो गया आपका जिसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे पवन हैं जो किसी देश खास विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, बिलजार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं वर्षा के प्रकार। तो वर्षा जो है हम लोग देखें आदतन में हम लोग ने देखा क्या जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प ऊपर उठता है तो वो संघनित होकर धीरे धीरे उसमें बादल बनता है और उसकी बूंदें के रूप में संघनित होती है और ये जितने सारे जलवाष्प एक एक बूंद मिल जाता है, ग्रुप जब मिल जाता है तो क्या होता है वो बादल के रूप में बादल बन जाता है और धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ होता है। ठीक है, हम लोग देखा। अब वर्षा कितना प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः इसको जो डिवीजन किया गया वह 3 रूप में डिवीजन किया है, जिसको हम लोग देखते हैं संवहनीय वर्षा। ठीक है, दूसरा हो गया पर्वतीय वर्षा और तीसरा आपका चक्रवातीय वर्षा। ठीक, ये 3 डिवीजन है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। जो संवहनीय वर्षा है ये कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो हम लोग विषुवत रेखा क्षेत्र में हम लोग 0 डिग्री के अक्षांश क्या देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी जो है हमेशा तीव्र मतलब तेज पड़ती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी क्या होता है यहाँ पे उच्च ज़्यादा प्राप्त होता है सूर्य तक और उसके कारण क्या होगा, तापमान ऊंचा होगा। अब तापमान ऊंचा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो जलाशय है, जो महासागर के जलाशय, वहाँ पे क्या होगा, जलवाष्प अधिक बनेंगे, ज़्यादा ऊपर जल्दी जलवाष्प बनेंगे, उसके बाद फिर जलवाष्प संघनन होगा तो फिर वहाँ पे वर्षा होगी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य ताप अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, वायु गर्म होकर हल्की होती है और उड़ती है और उसके बाद संघनित होकर फिर वर्षा कराती है। ठीक है, सुबह के टाइम में मौसम गर्म किया, ठीक है, और शाम के टाइम पे क्या होगा, उसके विपरीत एकदम पूरा गरज मलक के साथ इसमें वर्षा होती है। ठीक है, शाम के टाइम पे सुबह मौसम अच्छा रहता है, शाम के टाइम के गरज मलक के साथ इसमें वर्षा हम लोग को देखने को मिलती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय वर्षा। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा होती है। तो हम लोग देखते हैं जैसे ये पर्वत है आपका, ठीक है, ये पर्वत है,
इस क्षेत्र से गर्म हवा उठ आ रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही गर्म हवा आर्द्रता इसमें है, ठीक है, गर्म हवा के साथ आर्द्रता है, तो ये इसके साथ पर्वतीय ढाल के साथ क्या होगा, ये सब मुख्य ढाल के साथ ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठने के बाद या फिर जब जलवायु से आर्द्रता जो है वो ठंडी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बादल का निर्माण होगा, ठीक है। अब बादल का निर्माण होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें इस पर्वत की जिधर से वर्षा हवा चल रही है वहां पे वर्षा होगी, ठीक है। और इसके विपरीत दूसरी ओर यहाँ पे क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा जहाँ पे वर्षा नहीं होगी, ठीक है, बहुत कम होगी, होगी तभी बहुत कम होगी, इसको हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवातीय वर्षा। तो ये मुख्यतः हम लोग देखने को कहाँ पे मिलते हैं, तटवर्ती भाग में, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया आपका, अरब सागर में भी बहुत सारे चक्रवात आने लगे हैं, तो इन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवातीय वर्षा होता है। चक्रवात के समय, मुख्यतः चक्रवात के समय ये वर्षा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो गर्म हवा है और गर्म आर्द्र हवा है, ये क्या होता है, निम्न वायु दाब जो है उसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। इसके कारण फिर वहाँ पे जब गर्म हवा और आर्द्र हवा ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, जलवायु से संघनन होना स्टार्ट हो जाएगा, और संघनन होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे बादल बनेगा, बादल के साथ क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बौछारें होगी, बारिश के रूप में बौछारें होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।